वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट्स के बारे में। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्किंग एजेंट के बारे में। तो जो मास्किंग एजेंट्स होते हैं इन्हें हम ऑक्सिलरी चिलेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स भी ये होते हैं। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो मेटल आयंस होते हैं उनके साथ में। तो ये जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। टाइट्रेंट जो है उससे भी ज्यादा स्ट्रांगली जो है ये फॉर्म कर सकते हैं मेटल आयंस के साथ में कॉम्प्लेक्सेस। इसके जो एग्जांपल्स हम देखते हैं तो इसके एग्जांपल्स हैं कि जैसे ट्राइएथेनॉल ऑक्साइड जो है वो यूज होता है एल्यूमिनियम और आयरन आयंस के लिए, इनके साथ में जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और इसका जो सेकेंड एग्जांपल है वो है ट्राइग्लिसरॉल, ये जो है वो कॉपर के साथ में जो है रिएक्ट करता है। और थर्ड है पोटेशियम साइनाइड, ये हैवी मेटल्स के लिए जो है यूज होता है। इसके बाद में अगर हम इसके डीमास्किंग एजेंट्स के बारे में बात करें तो ये डीमास्किंग एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मास्क्ड जो मेटल आयंस होते हैं इनको रिलीज कर देते हैं। तो ये जो है वो उल्टा होता है इसमें कि जो मास्क्ड मेटल आयंस होते हैं इनको रिलीज करने का काम करते हैं डीमास्किंग एजेंट्स। तो जो एग्जांपल है इसमें, जैसे हम जिंक और कैडमियम का अगर साइनाइड कॉम्प्लेक्स है तो इसको हम डीमास्किंग कर सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के द्वारा। तो डीमास्किंग में एक और है कि हम जो है क्लोरल हाइड्रेट का भी यूज करते हैं डीमास्किंग के लिए। अब इसके बाद में ये है कि डीमास्किंग और मास्किंग एजेंट्स की हमें क्यों जरूरत होती है। तो सबसे पहला जो इसका रीजन है वो है कि जैसे EDTA है, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स है EDTA, और उसका जो सोडियम सॉल्ट होता है वो बहुत सारे मेटल आयंस के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो इसमें क्या होता है, जब वो स्पेसिफिक आयन का जब एस्टिमेशन होता है इसकी मदद से, तो उसके साथ साथ कई और आयनिक जो इम्प्योरिटीज होती है वो भी एस्टिमेट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है एरर आ जाता है रीडिंग में, तो उससे फॉल्स वैल्यू कई बार आ जाती है। तो इसके लिए भी हम जो है मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट्स का यूज करते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड रीजन है वो है कि कई बार क्या होता है, दो या फिर ज्यादा आयंस जो है उसको हमें एस्टिमेट करने के लिए एक मिक्सचर के अंदर उनको सेलेक्टिवली जो है हमें टाइट्रेट करना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी जो है, तो इन सब रीजंस की वजह से हमें जरूरत पड़ती है मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट्स की। सो गाइस, अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है मास्किंग और डीमास्किंग की, तो ये हम जो है फॉलोइंग 3 मेथड्स के द्वारा जो है कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट या फिर प्रेसिपिटेंट्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम जो है इसमें मेनली एडिशन करते हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का। सेकेंड हम मेथड पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। उसके बाद में थर्ड देखेंगे पीएच कंट्रोल। तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे एडिशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के अंदर, तो इसके अंदर हम जनरली प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स जो है इनको ऐड करते हैं और फिर इसके बाद में फिल्ट्रेशन के बाद में इसका जो प्रेसिपिटेट निकलता है उसको हम एस्टिमेट करते हैं सेपरेटली। इसके बाद में है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन की भी जो है वो जरूरी नहीं होता है फिल्ट्रेशन करना, क्योंकि जो एनालाइट आयन होता है उसके एस्टिमेशन के अंदर कई बार क्या होता है कि जो EDTA है वो स्लो रिएक्शन करता है इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस के साथ में। तो इसकी वजह से जो है हमें एनालाइट के एस्टिमेशन में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद में है कि कुछ इंटरफेयरिंग आयंस हैं और उनके लिए हम कौन कौन से प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। तो वो दे रखा है कि जैसे कॉपर, कोबाल्ट, लेड और बेरियम जैसे जो आयंस होते हैं इनके लिए हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स जो है वो यूज करते हैं सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड। इसके बाद में सेकंड है आयंस जिंक और कॉपर, इनके लिए हम यूज करते हैं फेरोसाइनाइड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। उसके बाद में है कि हैवी मेटल्स जो होते हैं इनके लिए हम जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का यूज करते हैं वो है 8 हाइड्रोक्सी क्विनिडीन और कपफेरॉन। तो ये जो है कुछ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं।
सो गाइस, अब जो सेकंड मेथड है वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो इसके अंदर जो है हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का एडिशन करते हैं, जिससे कि जो है कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है ये इंटरफेरिंग आयंस के साथ में। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द ईडीटीए कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में, और इससे हम जो है इम्प्योरिटीज का एस्टिमेशन और सेलेक्टिव टाइट्रेशन जो है इसके द्वारा डन हो जाता है इजीली तरीके से। उसके बाद में है कि कुछ इंटरफेरिंग आयंस और उनके लिए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स दे रखे हैं, कि जैसे एल्यूमिनियम, फेरस और टाइटेनियम जो आयंस हैं, इनके लिए हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज करते हैं अमोनियम फ्लोराइड। और सेकंड है कि जो मरकरी है, कैडमियम है, जिंक और आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, लेड और बिस्मथ, इन आयंस के लिए हम यूज करते हैं डाइमर कैप्रोन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एल्कलाइन मीडियम के अंदर। उसके बाद में थर्ड जो इंटरफेरिंग आयन जैसे होता है फेरिक, तो इसके लिए हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज कर सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसके बाद में जो थर्ड मेथड है वो है पीएच कंट्रोल। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली हम जो ईडीटीए कॉम्प्लेक्स होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में पीएच 7 जो होती है उसके नीचे अगर पीएच होती है तो उसमें जो है ये स्टेबल नहीं होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखें कि जब पीएच इस रेंज के अंदर होती है या फिर पीएच अगर 3 जो है वहां तक भी होती है, तो कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, जैसे टिन है, आयरन है, कोबाल्ट है और थोरियम। तो ये सब जो है वो अप टू पीएच 3 तक जो है स्टेबल होते हैं और इन्हें हम सेलेक्टिवली टाइट्रेट कर पाते हैं वेराइंग पीएच तक। सो गाइस, ये थे कुछ मेथड्स इसके डीमास्किंग और मास्किंग एजेंट्स के। और गाइस, इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू वीडियोस।